नाज़रीन BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इंडियन मुजाहिदीन के मुश्तबा सरगना यासीन भटकल और असदुल्लाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। दोनों जामा मस्जिद धमाका केस में बनाया मुल्ज़िम। आसाम के तशद्दुद ज़दा इलाकों में सिक्योरिटी दस्तों को मुस्तकिल तौर पर किया जाए तैनात। वज़ीर आला तरुण गोगोई का ऐलान। केरला में जल्द ही कायम होगी अरबी यूनिवर्सिटी। हायर एजुकेशन काउंसिल का प्रोजेक्ट रियासती हुकूमत को पेश। और कर्नाटक उर्दू अकेडमी की वेबसाइट पर चेयरमैन अब भी खलील मामून। अकेडमी की सरगर्मियां पूरी तरह से ठप। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। गोवा के मडगांव में आज शाम हुए एक धमाके में एक शख्स हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस OP मिश्रा ने वाकये की तौसीफ की है। जांच के लिए गोवा क्राइम ब्रांच की टीम जाए वक़ूफ़ पर रवाना हुई है। फौरी तौर पर धमाके की वजूहात का पता नहीं चल सका है। पुलिस ज़राए के मुताबिक चंदोर गांव में एक मकान में ये धमाका हुआ है। पुलिस ने इलाके का घेराव कर लिया है और बम स्क्वाड भी मुकाम पर पहुंचने वाला है। दो 2010 के जामा मस्जिद बम धमाका केस में दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के शरीक बानी यासीन भटकल और उसके साथी असदुल्लाह अख्तर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में कहा गया है कि दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत से गैर मुल्की बाशिंदों को रोकने के लिए यह हमला किया गया था। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने अदालत को बताया कि मुलजिमीन ने 2010 दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान मुल्क की छवि को बिगाड़ने के मकसद से ये साजिश रची थी। एडिशनल सेशन जज दिया प्रकाश के रूबरू चार्जशीट पेश की गई है। मामले की अगली समाअत 22 मई को मुकर्रर है। बिहार के बोधगया से कल पकड़े गए मुलजिम यासिर अमार को जयपुर मुंतकिल करने के बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी अदालत में पेशी हुई। जयपुर की जिला अदालत ने अमार को 7 दिन की पुलिस तहवील में देने का हुक्म दिया है। ATS का दावा है कि यासिर अमार को मुलजिम वकार मारूफ से मिली जानकारी की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार मोहम्मद सज्जाद, आकिब, उमर और वहीद की अदालती तहवील में 22 मई तक तौसीह कर दी गई है। राजस्थान ATS का कहना है कि पूछताछ में अहम मालूमात मिलने की उम्मीद है। आसाम के वज़ीर आला तरुण गोगोई का कहना है कि तशद्दुद ज़दा इलाके मटाड और कार्बी एंग्लोंग में मुस्तकिल तौर पर खुसूसी हिफाजती दस्तों को तैनात किया जाएगा। हिफाजती दस्तों में मुतासरा इलाकों के अहलकार भी शामिल रहेंगे। आसाम के वज़ीर आला तरुण गोगोई ने सख्त सिक्योरिटी के बीच तशद्दुद मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए आरजी कैंपों में मुकीम अफराद से मुलाकात की। इस दौरान तरुण गोगोई ने कहा कि मासूम अफराद की हलाकतों को रोकने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आसाम के वज़ीर आला ने कहा कि तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल तौर पर रियासत के ही खुसूसी हिफाजती दस्तों को तैनात किया जा रहा है, जिनमें मुतासरा इलाकों के अहलकार भी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुसल्लह हिफाजती दस्ते किसी भी किस्म के सिक्योरिटी बहरान से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। इस दौरान रिलीफ कैंप के मुतासरीन ने कहा कि अगर तशद्दुद ज़दा इलाकों में मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकार पहले से मौजूद रहते तो इतने बड़े पैमाने पर इंसानी जानों को ज़ाया होने से रोका जा सकता था। वादे है कि बोडो इंतहा पसंदों के मुतादिद हमलों में मखसूस तबके के 3 दर्जन से ज्यादा मासूम अफराद हलाक हुए हैं। मुतासरीन ने बक्सा जिले के बेकी नदी के करीब मुस्तकिल सिक्योरिटी कैंप के क़याम का मुतालबा किया है। ताहम जिला इंतजामिया ने फिलहाल वहां आसाम पुलिस के क्विक रिस्पांस टीम को तैनात किया है। कोकराझार में कर्फ्यू से तलबा की तालीम भी शदीद तौर पर मुतासिर हो रही है। कर्फ्यू के बायस इलाके के सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से कर्फ्यू में कुछ वक्त के लिए नरमी दी जा रही है, ताहम इसके बावजूद तलबा स्कूल या कॉलेज जाने से कासिर हैं। औलिया तलबा ने इंतजामिया से कर्फ्यू के औकात में तब्दीली और साथ ही सलामती सूरत हाल की बरकरारी के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। इदारा शरिया ने आसाम में हुए तशद्दुद के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रांची में मीडिया से बात करते हुए इदारे के नाज़िम आला ने इस तशद्दुद को मरकजी व रियासती हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया है। इदारा शरिया की जानिब से PMO और वज़ारत दाखिला को मकतूब रवाना किया गया है।
سخت مذمت کرتا ہے اور لوگوں کو امن کے ساتھ رہنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے لگاتار ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے مرکزی سرکار پہل کرے. ادارے شریعہ جھارکھنڈ نے سینٹرل گورنمنٹ یہ پی ایم او کو لکھا ہے لیٹر اس سلسلے میں، اور وزیر داخلہ کو بھی لکھا ہے، وہاں کے ڈی جی پی، آسام کے ڈی جی پی اور آسام کے وزیر اعلیٰ کو بھی چٹھی لکھا ہے اور سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے. بنارس میں بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کی ریلی میں مسلم طبقے کے لوگوں نے بھی شرکت کی. شرکاء کا دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق جماعت علماء سے ہے اور یہ جماعت ملک بھر میں پھیلی ہوئی ہے. ایک شخص نے خود کو جماعت کا ترجمان بتایا. اس موقع پر ای ٹی وی نمائندے نے ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی. پورے بھارت سے یہاں اکٹھا ہو رہے ہیں. جماعت علماء ہند کے تمام لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے بھارت کے کونے کونے سے یہاں آئے ہیں اور مودی کے سمرتھن میں یہ لوگوں سے ووٹ مانگیں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا آپ کہاں سے آئے. میرا نام سیب قاسمی ہے، میں جماعت علماء ہند سے ہوں اور نریندر بھائی مودی جن کے بارے میں پورے دیش میں دشپرچار کیا گیا تھا، ان کے بارے میں بہکانے کی پھنسانے کی باتیں کی گئی تھی. نریندر بھائی مودی نے جو پورے دیش کے سامنے اپنے تقریروں میں جو باتیں رکھی ہیں اس کے اندر انہوں نے پورے دیش کی بات کی ہے، پورے دیش کے وکاس کی بات کی ہے. انہوں نے صاف صاف کہا ہے سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، برے میں سے کوئی کام نہیں کروں گا، پورے دیش کا وکاس کروں گا. آپ بتائیں کہ کہاں سے آپ آئے. جماعت علماء ہند جو ایک مذہبی پیشواؤں کا سنگھن ہے، پورے بھارت میں پھیلا ہوا ہے، اسی کا میں پروکتا اور ترجمان ہوں. ہم لوگ مودی جی کو سپورٹ کرنے کا ہم نے اعلان کیا ہے اور ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ ہم ہندوستان کو بھرشٹاچار، مہنگائی، بے روزگاری اور تمام یہ خرافات اور غلطوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں. یہ اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ کانگریس نے تقریباً 65 سال سے دشپرچار کیا ہے، غلط اناؤنسمنٹ کیے ہیں. وہ کانگریس جس نے اینٹی مسلم تقریباً 34,000 فسادات کرائے، اینٹی مسلم میرٹھ، ملیالہ، اعظم پورہ، ان فسادات کے کمیشن بنے، ان کمیشنوں نے رپورٹیں دی اور مجرموں کی نشاندہی، ظالموں قاتلوں کی نشاندہی کی، لیکن ان کو سزا آج تک نہیں سنائی گئی. جبکہ گجرات میں جو ہوا وہ خراب تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ہوا، وہاں مجرموں کو سزا ملی. مایا کوڈنانی جیسے لوگ جیل میں ہیں. بابو یہ وہ کچھ مسلم سماج کے لوگ جو بھارت کے کونے کونے سے آئے ہیں، ان کا ایک ہی کہنا ہے نہ دوری ہے نہ کھائی ہے، مودی ہمارا بھائی ہے. کیمرہ پرسن آشیش پانڈے کے ساتھ امت گنجو، اے ٹی وی نیوز، وارانسی. تلنگانہ کانگریس کمیٹی ملک کی 29ویں ریاست میں پہلی حکومت تشکیل دینے کی کوشش کر رہی ہے. تلنگانہ میں اکثریت نہ ملنے پر سی پی آئی اور مجلس اتحاد المسلمین سے اتحاد کرنے پر غور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. انتخابی نتائج 16 مئی کو آنے والے ہیں، لیکن تلنگانہ میں پہلی حکومت کے قیام کے لیے کانگریس نے اپنی کوشش ابھی سے تیز کر دی ہے. انتخابات کے نتائج جاری ہونے سے پہلے کانگریس دوسرے علاقائی جماعتوں سے مفاہمت کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. تلنگانہ میں حکومت سازی کے لیے کانگریس سی پی آئی اور مجلس اتحاد المسلمین کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پونالا لکشمیا نے سی پی آئی کے ریاستی جنرل سیکرٹری کے نارائنا سے ملاقات کی. نارائنا اور لکشمیا نے تلنگانہ میں حکومت سازی کے متعلق بات چیت کی. اس کے علاوہ پونالا لکشمیا نے حیدرآباد کے ایک 5 ستارہ ہوٹل میں مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈروں سے بھی ملاقات کی. بتایا جاتا ہے کہ مجلس کے صدر اسد الدین اویسی کے ساتھ ملاقات کے دوران سابق وزراء محمد علی شبیر، جانا ریڈی اور دانم ناگیندر بھی موجود تھے. کانگریس لیڈروں نے اسد الدین اویسی کو بتایا کہ ٹی آر ایس سربراہ کے چندرشیکھر راؤ انتخابات میں اکثریت کے بعد بی جے پی کی تائید کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کانگریس کی اعلی قیادت مجلس اتحاد المسلمین اور سی پی آئی کے لیڈروں سے بات چیت کر رہی ہے. کانگریس لیڈروں کو امید ہے کہ انتخابات میں کانگریس پارٹی کو اکثریت ملے گی. حکومت بنانے کے لیے درکار آنے کی صورت میں مجلس اتحاد المسلمین اور سی پی آئی کی تائید سے تلنگانہ میں کانگریس پارٹی پہلی حکومت تشکیل دینے کے لیے شب و روز کوشش کر رہی ہے. ای ٹی وی نیوز، حیدرآباد. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ای ٹی وی اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. آندھرا پردیش وقف بورڈ کے اسپیشل آفیسر شیخ محمد اقبال نے درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کے معطل متولی سید اکبر نظام الدین کے خلاف انکوائری کا حکم جاری کیا ہے. شیخ محمد اقبال نے کہا کہ سید اکبر نظام الدین کو وقف جائیداد کی دیکھ بھال میں ناکامی کے لیے وقف ایکٹ کے تحت معطل کیا گیا اور وقف ایکٹ کے تحت ہی ان کے خلاف تحقیقات کی جائے گی. گزشتہ ہفتے وقف بورڈ نے
सैयद अकबर निजामुद्दीन को दरगाह हजरत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह के तौलिये से मुअत्तल करते हुए दरगाह को रास्त अपने कंट्रोल में ले लिया था। से हमने निकाला है ये पूरे, इसमें हर कॉलम में अकबर निजामुद्दीन साहब का रफ 84 एकर्स के ट्रांजैक्शंस हैं इसमें। 1982 से, जबकि इनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद ये वक्त प्रॉपर्टी पे हैं, एडमिनिस्टर और मैनेज कर रहे हैं, तो इनको जानकारी रहना चाहिए। सेल डीड तो साफ बता दिए हैं कि भाई सेल हुआ जिसमें आपका अप्रूवल था, और ये बात तो सीसीएस तय करेगी कि उस तमाम सेल डीड फोर्ज हैं या सिग्नेचर फोर्ज हैं, थंब इंप्रेशन फोर्ज हैं, ये तो इसीलिए तो हमने सीसीएस को कंप्लेंट की है, तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट तय करेगा। मगर डॉक्यूमेंट्स तो के हिसाब से एविडेंस बहुत पक्का है, और जो भी हमने सस्पेंशन किया है, चाहे आप फैजल अली शाह के सस्पेंशन कहिए, कड़पा, पेनगोंडा, कौतालम, एलआरटी, ताड़ीपत्री, तलकाकानी दरगाह, ऑल अंडर 64(5), इंक्लूडिंग अकबर निजामुद्दीन साहब, एंड एक भी ऑर्डर को हाई कोर्ट ने खारिज नहीं किया। सस्पेंशन को हमने एक्सटेंशन किया और रेगुलर इंक्वायरीज ऑन नाउ अगेंस्ट एवरीबॉडी। 10 दिन का टाइम हमने दिया, रिप्लाई मांगा। अगर मैं एक्ट के खिलाफ अगर काम करता तो हाई कोर्ट सब ऑर्डर को खारिज कर देता। जुबान के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने खैर मकदम किया। बेंगलुरु में एकेडमी के रजिस्ट्रार मिर्जा अजमतुल्लाह ने कहा कि किसी एक जबान को जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं जा सकता। मुल्क का आइन इस बात की मुकम्मल इजाजत देता है कि बच्चे अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल कर सकते हैं। है वो खुला है, वाज़ेह तौर पर है, और इंसानी हकूक की जो है उसमें आला अक़दार मौजूद हैं, और वो इस बात की तरफ निशानदही करते हैं कि हमारी मादरी जबान में हम तालीम हासिल कर सकें। लेकिन यहाँ पर हमारे इलाके में जो है, हमारी रियासत में जो है, कन्नड़ जबान को जो है लाजिमी करार देने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये खुश आइंद है हमारे लिए, हम इसका खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मध्य प्रदेश में खैर मकदम किया गया। मध्य प्रदेश अक़लियती कमीशन के साबिक़ सदर इब्राहिम कुरैशी का कहना है कि अदालत उज़्मा ने 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत फैसला सुनाकर अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ये शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की जो वैधानिक स्थिति की समीक्षा की है, उसमें ये कहा है कि ये अधिकार, जो अधिनियम है शिक्षा का अधिकार, वो सभी निजी शिक्षण संस्थाओं पर लागू होगा, और सभी में 25% सीटें वंचित तबके के लिए, गरीब लोगों के लिए आरक्षित करना पड़ेंगे। लेकिन इसमें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं इससे मुक्त रहेंगी। केरला में अरबी यूनिवर्सिटी कायम करने की तजवीज पेश की गई है। रियासत के आला तालीम से मुतल्लिक काउंसिल KSHEC ने रियासती हुकूमत के सामने अरबी यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतल्लिक ये तजवीज पेश की है। अरब दुनिया से केरला के सदियों पुराने रिश्ते हैं। इन्हीं रिश्तों की बुनियाद पर केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल KSHEC ने रियासत में एक अरबी यूनिवर्सिटी के क़याम के ताल्लुक से एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर P अनवर का कहना है कि रियासती हुकूमत को ये तफसीली प्रोजेक्ट पेश कर दिया गया है। प्रोजेक्ट के मुताबिक मुजव्वज़ा यूनिवर्सिटी में अरबी ज़बान व अदब और तहकीक के साथ साथ आलमी उमूर में मशरिक़ वस्ता के बढ़ते हुए रोल पर भी तवज्जो दी जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अरब दुनिया से केरला रियासत के सदियों पुराने रिश्तों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये ताल्लुकात माक़बल इस्लाम से रहे हैं और अरबों के सकाफती असर ने अदब, लिसानियात और तारीख के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासर किया है। डॉक्टर P अनवर के मुताबिक मुजव्वज़ा अरबी यूनिवर्सिटी केरला और अरब दुनिया के बीच कदीम रिश्तों को तालीमी नुक्ते नजर से अहमियत देने में अहम कदम साबित हो सकती है। इब्तिदाई मरहले में मुजव्वज़ा अरबी यूनिवर्सिटी में अरबी ज़बान व अदब, तकाबुली लिसानियात, तकाबुली अदब, तर्जुमा, क्लासिकी ज़बानों और अदब, बैनुल अक़वामी स्टडीज, इस्लामी इक़्तिसादियात और मालियात में MA कोर्स मुतारफ़ कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट,
ETV न्यूज। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन पिछले 22 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है। बोर्ड के मुलाजमीन के मुताबिक हुकूमत को बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। बोर्ड में 17 मुलाजमीन काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह न मिलने से परेशान हैं। मुलाजमीन का घर चलाना मुश्किल हो गया है। बोर्ड में एक जमाने के बाद जुज वक्ती CEO का तकर्रुर हुआ है। बोर्ड के मुलाजमीन को उम्मीद है कि नए CEO तनख्वाह दिलवाने में कामयाब होंगे। 17 लोग हैं मुलाजिम, यहाँ करीब 23 महीने से सैलरी यहाँ नहीं भुगतान किया गया। शासन के स्तर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, जो मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। दिक्कत है। आवाज उठाई, सबको लिख के भेजा, मुलाकात देखी आजम खान साहब से, उन्होंने कहा देखिए हम देखेंगे। अगर करीब हो गए शायद 22 महीने तो हो गए, समझ लीजिए ये हाल हो रहा है। हालात ऐसे खराब हैं, घर मकान किराए का है, अपना मकान नहीं है, ये हालात हैं। बच्चा पढ़ रहा है, एक लड़की पढ़ रही है, लड़का है उसको स्किन की शिकायत है, पूरी खाल उधर जाती है उसकी, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना दवा दारू का इंतजाम करता है। बस पैसे ही चल रहा है, लड़का काम कर रहा है, यहाँ कुछ मिलना नहीं है, परेशान है, जैसे तैसे अपने गुजारा हो रहा है। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्या? अरे बहुत परेशानी है। पर दिक्कत क्या, पैसा ही नहीं होगा तो दिक्कत तो होगी, हर चीज की, खाने की पीने की हर चीज की प्रॉब्लम होगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगी। 22 महीने जहाँ पर जिस ऑफिस में तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसका क्या होगा हाशिर। तो खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ETV न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। कहते हैं कि अगर तालीमी बुनियाद मजबूत हो तो मुनासिब रहनुमाई और मुस्तकिल मेहनत रोशन मुस्तकबिल की दलील बन जाती है। ऐसा ही कुछ कश्मीर के डॉक्टर परवेज अहमद के साथ हुआ। महदूद वसाइल और नामसाद हालात के बावजूद डॉक्टर परवेज ने कामयाबी की वो मिसाल पेश की है जिसकी नजीर कम ही मिलती है। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले परवेज अहमद एक कामयाब न्यूरोसर्जन की हैसियत से दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर परवेज की कामयाबी का ये सफर उस दौर में कश्मीर की उन मुश्किल राहों से होकर गुजरा है जब वादी कश्मीर में मिलिटेंसी का दौरा था। हमने अपनी मेहनत से किया, बखूबी किया, और जैसे जैसे स्टेजेस आते गए और मेहनत करते रहे और एग्जाम्स देते रहे, और पहले तो बेसिक MBBS और उसके बाद सर्जरी में MS और उसके बाद न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग, ये सब बेसिक जो ट्रेनिंग थी वो कश्मीर से हुई, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। डॉक्टर परवेज का सफर यही नहीं थमा। डॉक्टर परवेज ने न्यूरोसर्जरी में महारत हासिल करने के लिए अमेरिका तक का सफर किया और उस कोर्स को मुकम्मल किया जिसमें दाखिला हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर परवेज का शुमार आज मुल्क के कामयाब न्यूरोसर्जन्स में होता है, लेकिन इनकी खिदमत का दायरा महज मेट्रो शहरों तक महदूद नहीं, बल्कि डॉक्टर परवेज मेडिकल सहूलियात को कश्मीर तक पहुंचाने के लिए भी कोशा हैं। डॉक्टर परवेज के करीबी भी उनकी इन सलाहियतों के कायल हैं। महीने में एक बार या 2 बार कश्मीर जाता हूँ और वहाँ पे भी पेशेंट्स को देखते हैं और कंसल्टेशंस होती हैं और काफी फायदा होता है लोगों को। और मेरे हिसाब से मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ जाके मैं कुछ कर रहा हूँ। परवेज अहमद हमारे यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी में MCH हैं। बहुत चुनिंदा डॉक्टर्स होते हैं जो MCH और DM कर पाते हैं और कश्मीर से बिलोंग करते हैं और कश्मीर से ही इन्होंने एजुकेशन हासिल किया है और वहाँ भी OPD करने के लिए महीने में 2 बार जाते हैं और खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वादी कश्मीर में जिस तरह से हालात बेहतर हो रहे हैं, नौजवान तालीम से जुड़कर अपना मुस्तकबिल रोशन कर रहे हैं। सिविल सर्विसेज से लेकर स्पोर्ट्स और मेडिकल में भी कश्मीरी नौजवान अपनी एक नई पहचान कायम कर रहे हैं। डॉक्टर परवेज अहमद जैसे अफराद उसी कोशिश और कामयाबी की एक मिसाल हैं। ETV न्यूज मेरठ।
पब्लिक स्कूलों की मनमानी तलबा के वालिदैन पर भारी पड़ रही है। मुख्तलिफ फीस और चार्जेस के नाम पर हर पब्लिक स्कूल न सिर्फ गैर जरूरी तौर पर फीस में इजाफा कर रहे हैं, बल्कि किताबों, ड्रेस और दीगर जरूरियात के नाम पर भी तलबा के वालिदैन से वसूली की जा रही है। पब्लिक स्कूलों के इस मनमानी के खिलाफ मेरठ में कोशिश तंजीम ने एहतजाजी मुजाहरा किया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस सिलसिले में परेशान लोगों ने इन स्कूलों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई है। शहर के पब्लिक स्कूलों ने स्कूलों को दुकानें बना दिया है। आज खुलेआम अभिभावकों का शोषण हो रहा है। हर वर्ष 10% से लेकर 30% की वृद्धि की जा रही है। हर वर्ष अभिभावकों से वार्षिक शुल्क लिया जा रहा है। प्राइवेट पब्लिकेशनों की किताबें लगाई जा रही हैं, एनसीईआरटी की किताबें नहीं लगाई जा रही हैं। कम से कम शिक्षा के लिए खासतौर से सोचा जाए और इस पर जो है एक सही नीति बने और ये फीस जो बढ़ रही है वो इस काबिल हो कि कम से कम एक आम आदमी उसे पे कर सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। हमारी जो सीबीएसई के स्कूल है उनकी फीस कम हो। अगर हमारी फीस कम नहीं होगी तो हम धरना करेंगे, हम स्ट्रीट पे करेंगे, हम नुक्कड़ नाटक करेंगे, जनता मंतर पे जाके और सरकार को जगाएंगे। पिछले चंद महीनों से कर्नाटक उर्दू एकेडमी की सरगर्मियां ठप पड़ी हुई हैं। रियासत में कांग्रेस हुकूमत कायम हुए 1 साल का अरसा मुकम्मल हो रहा है, लेकिन अब तक रियासत में न उर्दू एकेडमी की तश्कील अमल में आई है और न ही एकेडमी अपनी सरगर्मियों का अमली सबूत पेश कर पा रही है। हैरत की बात यह है कि एकेडमी की वेबसाइट में अब भी खलील मामून और अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ही उर्दू एकेडमी के सुदूर है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी की सरगर्मियां इन दिनों पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। पिछले 2 महीनों से एकेडमी के तहत शाये होने वाले माहनामा, सदाए अतफाल और खबरनामा की इशाअत नहीं हो सकी। हैरत की बात तो ये है कि एकेडमी की वेबसाइट में साबिक चेयरमैन खलील मामून और अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ही एकेडमी के सुदूर बने हुए हैं। इस सिलसिले में ईटीवी बेंगलुरु के नुमाइंदे ने एकेडमी के रजिस्ट्रार मिर्जा अजमतुल्लाह से मुलाकात की। रजिस्ट्रार ने चुनावी ज़ाब्ते अखलाक का हवाला देते हुए दामन बचाने की कोशिश की और उनसे जो है जो नया प्रपोजल वो 1-2-4 दिन में सबमिट करने में जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा हम उस अपडेट करेंगे और जो पुराना मवाद है उसे बिल्कुल हटा दिया जाए। नहीं, क्यों गफलत बरती गई है? सर कैसा है चीज है, जरिए मालूमात का जरिया है। हाँ सर, हाँ सर, सिलसिले में क्यों गफलत बरती है? सर ऐसा ये है कि हमारे पास जो है चेयरमैन के होने के वक्त जो है स्टाफ ज्यादा हो जाता है। चेयरमैन अटैच स्टाफ जो होता है उनको हम थोड़ी चीजें जो है जिम्मेदारियां सौंपते हैं और खुद अकेडमी का अमला जो है वो कुछ जिम्मेदारियां, तो उनके जाने के बाद जो है यहाँ पर स्टाफ की कमी आ जाने की वजह से जो है हम चंद बातों की तरफ खुलकर तवज्जो नहीं दे सके और इंशाल्लाह हम उसे पूरा कर लेंगे और इससे जो खामी नजर आ रही है उसे जो है साफ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि फिलवक्त कर्नाटक उर्दू एकेडमी के लिए कोई चेयरमैन नहीं है। रियासत के वजीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम उर्दू एकेडमी के उबूरी चेयरमैन हैं। भले ही क़मरुल इस्लाम ने उर्दू एकेडमी के सालाना बजट में भारी इजाफा किया, लेकिन एकेडमी को फाल रखने के सिलसिले में क़मरुल इस्लाम की खामोशी रियासत के उर्दूदा तबके के लिए बाइस तशवीश बनी हुई है। ईटीवी न्यूज़ बेंगलुरु। हैदराबाद के आसिफ नगर में वाक़ दरगाह हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार की उर्फ़्ताखारी मनाई गई। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस बराए अमन आलम बैनुल मज़हबी कॉन्फ्रेंस हुई। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने सारी दुनिया में अमन की बरकरारी पर जोर दिया। मौलाना सिद्दीक दीनदार की उर्फ़्ताखारी में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के ज़ायरीन ने शिरकत की। मेरठ के हजरत वाले मियां दरगाह पर कव्वाली की महफिल का इनेकाद हुआ। वाले मियां वक्फ कमेटी की जानिब से मुनक़िदा इस कव्वाली की महफिल में मारूफ कव्वाल हबीब पेंटर बेटे और शागिर्द अनीस पेंटर ने अपने मखसूस अंदाज में समा बांधा। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।